नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद से कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से कमलनाथ जी से रिपोर्ट तलब की और उसके बाद उनको इनडायरेक्टली बता दिया गया है कि वे 2 पदों में से सिर्फ किसी एक पर काबिज रह सकते हैं। उसके बाद से एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर खींचतान मची हुई है कांग्रेस में, वहीं एक गुट चाहता है कि कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बने रहें, किंतु कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो किसी नए व्यक्ति को दिया जाए। इस बीच बीजेपी में भी गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और ये चुनाव लड़े, उनमें जो लोग हारे हैं उनमें से कुछ ने ये बयान दिए हैं कि भाजपाइयों के भीतरघात के कारण उनकी हार हुई है। हालांकि पार्टी संगठन ने इस बात को गंभीरता से लिया है। उसके बाद कुछ नेता बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने अपने बयान का खुद ही खंडन कर दिया है। इनमें मुन्ना लाल गोयल जैसे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वे चुनाव हारे हैं तो कोई नई बात नहीं है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस से आनंद तारण जी हैं और वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है प्रधान जी कि बीजेपी में अमूमन इस तरीके की बातें सामने नहीं आती थी जो अब सामने आ रही हैं। खासतौर पर वो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, वे ये कहते नज़र आ रहे हैं कि साहब भीतरघात हुआ है। इसमें चाहे गिरिराज दंडोतिया हों या रघुराज कंसाना हों या पहले मुन्ना लाल गोयल हों, परंतु हालांकि इनमें से कुछ ने बयान वापस लिए हैं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हर चुनाव के बाद और जो उम्मीदवार मतलब पार्टी का हो, अभी तो कांग्रेस से आए, अगर पार्टी का भी उम्मीदवार होता है, पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है और वो अगर चुनाव हार जाता है तो वो ये कहता है मुझे कार्यकर्ता ने हरा दिया। देखिए, व्यक्ति की खुद की एक इमेज होती है और उस इमेज के कारण जनता उसे वोट देती है या नकार देती है। पर आदमी जो अपना ठीकरा फोड़ता कार्यकर्ता के नाम से। देखिए, कार्यकर्ता किसी का वोट रोक नहीं सकता। अगर ये कोई कोशिश करे कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का वोटर है और कार्यकर्ता उससे जाके बोलेगा कि आप बीजेपी का वोट ना दे, तो इसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और अगर उसने बोल दिया तो वो वोटर ही बोलेगा आप कैसे कार्यकर्ता हो। लगभग यही स्थिति कांग्रेस की होती है। तो ये जो आरोप कुछ लोग कांग्रेस से आए हैं वो लगा रहे हैं, जो ये इंटरनल मीटिंग में ये सब बातें होती हैं, मीडिया तक कई बार ये बातें ऑथेंटिक रूप से नहीं पहुंचती, ये क्या सुनी सुनाई जैसी बातें पहुंचती हैं। पर अगर किसी जो उम्मीदवार ने मीडिया से ऐसा कहा है तो मुझे लगता है उसको अभी पार्टी में और रवा होना चाहिए। बिल्कुल। और पार्टी संगठन ने भी इस पर कैफियत पूछी थी, खासतौर पर सिंधिया जी ने भी पूछी कि इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। उसके बाद मुन्ना लाल गोयल ने अपने ही बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से हारा। तो ये क्या माना जाए, बीजेपी ने दबाव बना दिया या फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया? देखिए, बेसिकली जो समझदार कार्यकर्ता होता है या जो समझदार नेता होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी की बदनामी हो। इस तरह से जो लोग या तो बचपने में कहते हैं या नादानी में कहते हैं, पर इससे निश्चित ही जो हारता उसकी तो छवि बिगड़ती है या हार ही गया है, पर पार्टी की भी छवि खराब होती है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा तारण जी कि हार का गम आपके यहाँ भी है और कुछ ज़्यादा ही है,
क्योंकि 28 सीटें जीतने की बात कर रहे थे पर 9 पे सिमट कर रह गए। हाईकमान ने रिपोर्ट भी तलब कर ली, अब मंथन का दौर भी जारी है। जो लोग हारे हैं वो ये कह रहे हैं कि रसद नहीं पहुंचाई गई समय पर और जो व्यूह रचना थी वो सटीक और कारगर नहीं थी, इसी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी ज़्यादा हारे। देखिए प्रकाश जी, हारना प्रत्याशी को की खुद का कहीं ना कहीं कमी होगी, वो जनता तक डायरेक्ट नहीं पहुंचे होंगे, जो मतदाता तक उनको पहुंचने चाहिए वहाँ नहीं पहुंच पाए होंगे। और जब हार जाता है तो आदमी कहता है कि हमें संगठन ने हरा दिया या संगठन की ये कमी थी। भाई आपने जब टिकट लिया था, आप टिकट के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, बहुत सारी फौज लगा के खड़े हो जाते थे, लेकिन जब आपको टिकट मिल गया तो क्यों नहीं आपने उसको गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा और हर व्यक्ति से नेक टू नेक आपको जाके मिलना चाहिए था, उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहिए था। लेकिन अगर आप हारने के बाद अगर ये सब चीज़ें पार्टी के ऊपर थोपे तो ये निश्चित रूप से ठीक है। बिल्कुल। और ये जो बात उठ रही है कि हाईकमान ने भी कहा है कमलनाथ जी से कि 2 में से अब एक ही पद पर वो रहें, तो इसमें से आपको क्या लगता है किस पद के लिए वे ज़्यादा मुफीद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए या नेता प्रतिपक्ष के लिए या दोनों के लिए? देखिए प्रकाश जी, ये मेरी नॉलेज में नहीं है हाईकमान ने उनसे क्या बोला, एक पद पर रहें या 2 पद पर रहें। और वैसे भी आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे। अब मुख्यमंत्री नहीं रहे वो, अब नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब बाकी क्या हाईकमान से उनकी चर्चा हुई और वो क्या चाहते हैं, वो किस पद पर रहना चाहते हैं, ये तो वो खुद पता पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से नाम चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए, विजय लक्ष्मी साधो का नाम चल रहा है, सज्जन सिंह वर्मा और बाकी के एनपी प्रजापति तो पहले से थे ही इस दौड़ में, और अब डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर लें दिग्विजय खेमे से, उनका नाम काफ़ी ऊपर है। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो है इस समय सबसे सीनियर हैं और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए आपने जो नाम बताए, हमारे चारों नेता निश्चित रूप से सीनियर विधायक हैं, सबको मंत्री पद का भी अनुभव है और संगठन में भी सब की बड़ा भागीदारी रही है। जहाँ तक गोविंद सिंह जी की आपने बात की तो निश्चित रूप से कांग्रेस का हो सकता है, अगर गोविंद सिंह जी को आगे लाए तो हो सकता है ग्वालियर अंचल को अगर उन्होंने उसको टारगेट रखा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय गोविंद सिंह जी की ताजपोशी हो सकती है। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि समीक्षा का दौर कांग्रेस में तो चल ही रहा है और बात भी चल रही है कि किस पद के लिए कौन ज़्यादा ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। क्या लग रहा है दिग्विजय गुट जो है वो अब पूरी तरह से कांग्रेस पर छा जाएगा, बाकी का कोई गुट नहीं बचेगा? देखिए पहले कहते थे कि माननीय कमलनाथ जी अकेले नेतृत्व नहीं कर रहे, उनके साथ 2 लोग कर रहे हैं। उनमें से एक माननीय सिंधिया जी भाजपा में आ गए, तो दूसरा जो बचा है व्यक्ति वो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। अब जो हारता है, जिसके नेतृत्व में पार्टी की हार होती है, निश्चित ही उसका ग्राफ कुछ ज़्यादा जाता है। और इस मामले में दिग्विजय सिंह जी, मैं तो उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो एक चाणक्य है। वो गोटी कैसी चलते हैं, कैसी फिट करते हैं, उसके सबसे क्या कहते हैं हुनर वाले खिलाड़ी हैं। तो अब वो जैसी गोटी चलेंगे और जैसा हुनर दिखाएंगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो उनके नेतृत्व में मतलब कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी और बीजेपी को टक्कर देगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो अब कांग्रेस के हुनर का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको वो दिल्ली एक्सेप्ट कर ले तो वो नेता होंगे। अगर उनको अभी जिस माहौल में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो माननीय कमलनाथ रहेंगे। बिल्कुल। या तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जबकि मंथन का एक दौर हो चुका है, दूसरे दौर की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर निचले स्तर पर अभी भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया जा रहा है कि जो सीटें हारे हैं वहाँ क्या कारण रहे और उनको भविष्य में कैसे दुरुस्त किया जाए,
ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी एक बार फिर से संगठन रिशफल हो जाए, यानी पुनर्गठित हो जाए संगठन, उसके बाद इस तरीके की चर्चा करें, या इस पर विराम ही लगा दिया है कि रहने दीजिए, क्या मतलब कारण खोजने से कोई सेंस नहीं। चर्चा तो होती है, राजनीतिक संगठन है तो हर स्तर पर चर्चा होती है, हार की पूरी समीक्षा होती है कि किस तरह से हारे, क्यों हारे, क्या कारण है। तो निश्चित रूप से जो हमारी कमी है उनको पूरा करेंगे। हमारे पास 2023 का लक्ष्य है, निश्चित रूप से जब तक ये तो सब हमारी कवायद चालू हो चुकी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब चीज़ों के रिजल्ट। आम कार्यकर्ता ये कह रहा है कि आप अपने महापुरुषों को भूलते चले जा रहे हैं, आपके बड़े नेताओं के पास समय नहीं है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए। अभी 19 नवंबर को इंदिरा जी का जन्मदिन था, भारत रत्न हैं वो, देश की रही हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि उनके जन्मदिन पर कम से कम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं कमलनाथ जी, उनको होना चाहिए था कार्यक्रम में? देखिए प्रकाश जी, कमलनाथ जी दिल्ली में थे, दिग्विजय सिंह जी भी दिल्ली में थे, भोपाल में पचौड़ी जी थे, उनके नेतृत्व में सब कार्यक्रम संपन्न हुए। और हमने कल भोपाल में भी 3 कार्यक्रम किए, और पूरे प्रदेश भर में इंदिरा जी की और महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कांग्रेस में बहुत हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। नहीं, पर ये आपका जो छोटा कार्यकर्ता है, जो छोटे नेता हैं, वो ये सब कह रहे हैं कि साहब अभी तो कोई काम नहीं है, न सरकार है आपकी, अब अगर संगठन पे अभी भी ध्यान नहीं देंगे आप, और इस तरीके के बड़े महापुरुषों के, इससे पहले आपने देखा होगा दीपावली के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी, उसमें टोटल 15 लोग मिल पाए, तो ये संदेश तो गलत जा रहा है ना इससे, और उसको तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो क्या नेहरू इंदिरा जी से किनारा कर रहे हैं ये नेता? देखिए प्रकाश जी, ये मिथ्या आरोप है, चाहे इंदिरा जी के बारे में आपने लगाया हो या नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी की अगर आपका फुटेज हो तो आप देख लीजिए कितने लोग थे। इंदिरा जी के कार्यक्रम में भी भरपूर कांग्रेस, नहीं इंदिरा जी की में तो थे, पर मैं नेहरू जी के में भी थे, और नेहरू जी के कार्यक्रम को भी हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस ने मनाया। बस ये था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलाया था। हाँ, प्रदेश कांग्रेस का, जिला कांग्रेस का कार्यक्रम भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर संपन्न हुआ, क्योंकि उस दिन दीपावली का दिन था, तो निश्चित रूप से सब ऑफिस बंद था, और कार्यक्रम में सब हमारे वरिष्ठ नेता भी वहाँ पहुंचे थे जो भोपाल में उपस्थित थे। तो सभी। अच्छा, मैं आपसे इस तरह के आरोप व्यक्तिगत पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जवाहरलाल जी इतनी भी योग्यता नहीं रखते कि उनके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खोल लेते? बात देखिए, योग्यता रखना नहीं रखना, ये आपने जो आरोप लगा दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पहले सवाल और आरोप में अंतर समझ जाइए। जवाहरलाल नेहरू इस देश की, पहले सवाल सुन लीजिए, आत्मा है, तो जो आपके परमात्मा लोग हैं उनका क्या भाई, आप अगर अपने महापुरुष के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नहीं खोल सकते, तो एक कार्यकर्ता जो है आपका वो पूछेगा कि भाई साहब ऐसी क्या व्यवस्था है। जब पूरी कांग्रेस उनकी प्रतिमा स्थल पर उपस्थित थी, पूरी नहीं, अभी आपने कहा जिले का कार्यक्रम था, नहीं, जिले के लोग, मैंने ये बोला है जिले का, प्रदेश और जिले, चलिए उसमें थे क्या? जवाहरलाल नेहरू एक, अच्छा सुनिए, उसमें कमलनाथ जी थे क्या? देश की जब हमारे पास, सुनिए भाई साहब, सुनिए, जब हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ये बहुत आप अच्छे गुण बता रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया, उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना की थी, और जो साकार हो गई, जितने ठीक है, जितनी आज प्रगति अगर देश में वो साकार हो गई, वो किए, उसके पीछे वो साकार हो गई ना। मैंने बोल तो दिया आपसे, अरे बोल दिया ना साहब, नेहरू जी की परिकल्पना रही है। मैं अब उस परिकल्पना करने वाले की जयंती के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय जी उस समय भी थे? नहीं, भोपाल में नहीं थे। अच्छा, मुझे बताएं कितने विधायक, भोपाल के छोड़ दीजिएगा, कितने विधायक, कितने सांसद, एक आध कोई था? देखिए, जो भोपाल में उपस्थित थे वो आए थे, जो अपने क्षेत्रों में होंगे वो अपने क्षेत्रों पे सब कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम हर क्षेत्र में हुआ, हर स्तर पे हुआ, और कार्यक्रम हमेशा होते हैं। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ हो या हुआ हो, हमेशा होते हैं, हर साल होते हैं। जयंती और पुण्यतिथि पे हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं, और सभी कार्यकर्ता उनके सामने होते हैं। कौन मना कर रहा है? आप तो मनाते हैं, हम ही कह रहे हैं, हम ही ने आपको बताया कि हाँ आपने मनाया,
मैंने तो इतना पूछा आपसे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का औचित्य क्या सिर्फ इसलिए है कि जब चुनाव की बात हो तो वो खुले, आपके महापुरुषों को याद करने के लिए उनके लिए कार्यशाला रख दें, आप उनकी बौद्धिक स्तर पर जो भी विचारधारा है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ आयोजन करते, ये तो नहीं हुआ ना। देखिए प्रकाश जी, दीपावली का त्यौहार हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ठीक बात। उस समय सब लोग कोई उस राजनीति से अलग हटके सब अपने धार्मिक आराधना में पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दीपावली को पूरे हिंदुस्तान में बहुत भक्ति भाव से और बहुत आत्मा के साथ लोग मनाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण ये सब चीज नहीं हुआ। अब आप इसमें जबरन कांग्रेस के लोगों को छीलो, ये ठीक नहीं, क्योंकि दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है भारत वर्ष का। दरअसल सबसे बड़ा ये सवाल मैंने आपके ही एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने ये सवाल उठाया था, मैंने उसी पर आपसे ये सवाल पूछा था। जिस नेता ने उठाया था दीपचंद यादव जी। नहीं, दीपचंद जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। और दीपचंद जी हर कार्यक्रम में सम्मिलित भी होते हैं। नहीं हुए थे वो जवाहरलाल जी के, में नोता ही नहीं भेजा उनको आपने। देखिए भेजा था, देखिए भेजा था, देखिए प्रकाश जी, भाई निमंत्रण भेजा था आपने दीपचंद जी को। प्रकाश जी सुन तो लो आप। हाँ बताइए। मैं सबको मैसेज मेरे हाथ में रहता हूँ, मैसेज मैं सबको भेजता हूँ और आज से नहीं भेजता, पिछले कम से कम 20-25 वर्षों से मैं भोपाल। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। माणक अग्रवाल जी को भेजा था। मैंने क्या बोला, मेरा मैसेज सबके पास जाता है बस, और आज से नहीं जा रहा, पिछले कई वर्षों से जा रहा है। तो ये मैसेज फोन करके, ये मैसेज फोन से देते हैं आप या ऐसे ही मैसेज शुरू से जाता है, SMS देते हैं? मैसेज व्हाट्सएप से भी जाता है, बहुत SMS से भी बढ़िया जाता है और पूरे सोशल मीडिया पर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कांग्रेस कार्यालय से बैठ के भी काम हो सकता था कि वहाँ से फोन कर देते वरिष्ठ नेताओं को? वहाँ से फोन भी होते हैं। तो ये तो नहीं किया उनको फोन? नहीं, सबके पास जाऊंगा फोन, ऐसा नहीं है कोई छूटा। अब मैंने तो आपको उन्हीं की बात बता दी। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं चर्चा करूंगा, वहाँ के कर्मचारियों से बात करूंगा कि भाई दीपचंद जी हाँ, फोन क्यों नहीं गया, बहुत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, भाई दीपचंद जी हमारे वरिष्ठ नेता है। माणक अग्रवाल जी भी हैं, बोलो। बिल्कुल, क्यों नहीं है। माणक अग्रवाल जी हमारे स्तंभ हैं, कांग्रेस के एक स्तंभ है, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता हैं, पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं वो। कांग्रेस के स्तंभ ने एक बयान जारी किया है परसों कि कमलनाथ जी सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, इसीलिए कांग्रेस की सरकार गिर गई। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनको इस बारे में जवाब वो देंगे। आप नहीं दोगे? मैं किस आधार पर दूं? हाँ, देना भी नहीं चाहिए। मैंने सुना नहीं, उनने सही मेरी बात, नॉलेज में नहीं। सही बात है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि कांग्रेस में ये जो सिर फुटबॉल चल रही है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं नेता, एक दूसरे को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, इस पर बीजेपी खुश हो रही कि अच्छा है अपने ही आप निपट रहे हैं सबके साथ? नहीं, देखिए, जब पार्टी हारती है तो पार्टी कोई हो तो सिर्फ फुटबॉल तो मचती है। और अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा में हारी थी तो बीजेपी में भी मची थी। बिल्कुल। तो ये नई प्रक्रिया नहीं है। वाकई में आपको इसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि इतनी साफ गोई से आप चीज़ों को स्वीकार करते हैं। जो दर्शक भी देखते हैं आपको, वो भी कहते हैं कि हाँ, जो है सो है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि इस समय बीजेपी संगठन में ये बात भी चल रही है कि अब पार्टी में जो नए आए हैं कांग्रेसी, उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग भी रख रहे हैं आप। पर यहाँ एक बात और निकल कर आ रही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, जो नए आए हैं, जैसा भी आपने पहले भी कहा था कि समाचार पत्रों में ये समाचार छपा, तो निश्चित ही नए कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी में क्या बात मीडिया से करनी हो, क्या बात अंदर नेताओं या पदाधिकारियों से करनी है, ये भी एक बेसिक चिंतन के बाद समझ में आता है कि अपने शिकायत या अपनी पीड़ा अपने ऊपर वाले से की जाती है और पार्टी की प्रशंसा नीचे वाले कार्यकर्ताओं से की जाती है। इसके अगर हम विपरीत जाएंगे तो पार्टी का हित नहीं होता, अहित होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं तारण जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ
संगठन के मंथन के दौरान या उसके बाद अब कुछ गाइडलाइंस बनी हैं, या अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले अच्छा मच जान दो उसके बाद ही करेंगे जब सब सेटल हो जाए? नहीं ऐसा नहीं है, सब चीज़ों पर चर्चा चल रही है और जैसे ये सब चीज़ें थोड़े से 2-4-8 दिन 10 दिन में 15 दिन में धरातल पे जाएंगी और आप सबके सामने। क्या इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि सिंधिया ग्रुप का जाना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा? देखिए, सिंधिया जी का जाना अच्छा रहा या नहीं रहा, ये तो 6 महीने पहले ही सब चर्चाएं हो चुकी हैं। नहीं, अब तो, हार के बाद अब उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब तो कांग्रेस को बीजेपी में चले गए, अब कांग्रेस की बात है, तो निश्चित रूप से हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे उनको धराशायी करें, जिस तरह की बातें वो परोसते हैं, किस मुंह से कौन सी बात को परोसते हैं, उन सब का किस तरह से हम पॉजिटिव रुख रखें, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं सब नेगेटिव होती हैं, उनको कैसे पॉजिटिव उसमें लेके आए, कैसे उनके जो गलत बयानबाजी रहती है, गलत चीज़ों को परसते हैं, वो बार बार परस के उसको सच करने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरह से हमें ठीक करना, अटैक करना, उन चीज़ों पे किस तरह से विराम लगाना, ये सब चीज़ों पे गंभीरता से देखना पड़ेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज बीजेपी ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया है कि वो कश्मीर में गुपकार के लोगों को प्रमोट कर रही है, उनके साथ मिलकर जिला परिषद के चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और तो और ये वो हैं गुपकार में लोग शामिल। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुफ्ती हों या बाकी के आपके नेता हों, ये सब मिलकर पाकिस्तान और चीन की जासूसी कर रहे हैं और फिर से 370 लगाने की हिमायत कर रहे हैं। आप 370 के फेवर में हैं या नहीं हैं? देखिए, 370 के मामले में तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसको क्लियर कर दिया। दूसरी बात, एक क्या कर दिया? एक बात बता, पहले इसका बारे में बता दें। सुन लो पहले, अच्छी तरह सुनो। नहीं, हाँ या ना, आप साथ में हैं या? जो भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे भाई जो मेरे सवाल का जवाब दे दें। जब वो आपका हाई कमान क्या, सुन तो लीजिए, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप अभी पीछे मत जाइए, इतना बता दीजिए 370 को वापस लाने के पक्ष में हैं आप, या हट गई वो उसका स्वागत करते हैं? देखिए, ये हाईकमान ने किस तरह के उस चीज को लिया है, ये हाईकमान इस बारे में चर्चा करेगा। आपको पता नहीं है ना? आपको नहीं ना पता? नहीं, सब मालूम है। हम लोग मतलब आपको ऊपर हाईकमान ने नहीं बोला है अभी तक कि 370 पे क्या स्टैंड लेना है? स्टैंड सब पता है आपको ही? क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम ना, आप बता दें। क्यों नहीं मालूम आपको? अगर आप चौथे बता दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या बोला। मैं पूछना जा रहा हूँ आपसे। आप जो बयान की बात कर रहे हैं, जो आज बहुत गजब है आप, शिवराज जी के बयान की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ये बताएं कि कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में उनकी सरकार किसके साथ थी? मुफ्ती के साथ। किसके? और आज अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम चुनाव केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायवादी सांप्रदायिक पार्टी है, उसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। हम कोई देश के अलगाव की बात नहीं करते। कांग्रेस 370 के पक्ष में है कि नहीं? देश तो कांग्रेस तो हम किसी के पक्ष में नहीं है ना 370 के। बहुत बढ़िया बात। 370 की बात ही नहीं हो रही अभी आप ही ने तो हम किसी के पक्ष में नहीं है। बात हो रही भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर की। 370 के पक्ष में है या विरोध में, ये तो बता दें बस। 370 के पक्ष में है या विरोध में, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी नहीं किया ना? उन्होंने करा है, जो भी करा है सब सामने। नहीं, अभी तय नहीं किया। आज चुनाव की बात कर आप, अरे अभी मैंने चुनाव पे पूछा ही नहीं। चक्कर के आप घुमाने की बात ज्यादा करते हो। घुमाते आप खुद ही घूमते रहते हो एक ही उसमें। आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपसे शिवराज जी के बारे में, और क्या शिवराज सिंह, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप ही अपने आप बोले चले जा रहे हैं। तो बोला है आप बोले चले जाओ अभी, और भी ये बयान दिया, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आप बोले चले जा रहे हैं। दर्शक भी समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा 370 के पक्ष में है या नहीं? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने, जो 370 के पक्ष में है या नहीं? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया। 370 के पक्ष में है या नहीं? उन सब चीजों के पक्ष में है जो देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ठीक बात है, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए आवश्यक हो, उन सब चीजों की 370 के पक्ष में है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के, मैं सिर्फ आपसे निरंतर एक ही सवाल पूछता रहूंगा। बात है कि जो सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ने की बात है, जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात है, उसका विरोध कांग्रेस करती है। और कुछ बोलना है? एकता के लिए हमेशा और कुछ बोलना है?
मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है और अभी 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। 370 के पक्ष में हैं आप कश्मीर में या नहीं? मैंने आपसे क्या बोला कि कश्मीर में हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अरे फिर भारतीय चुनाव जनता है, मैंने पार्टी- पूछा क्या आपने वही तो बोला था कि 370? शिवराज मैं सिंह पूछ चौहान रहा हूँ ने- आपसे शिवराज 370। सिंह चौहान ने आप क्या बार बार किया? शिवराज में आपने दर्शक आपने आपको नहीं बोला, देखते वो और मंत्री सुनते शिवराज हैं सिंह चौहान साहब। ने ये बयान दिया है। सुन तो लीजिए, आपने- मैंने आपने आपसे क्या बोला? एक आप ही, निकलवा लीजिए, आपने क्या जवाब फिर जवाब देख दिया? लीजिए, मैं एक ही पूछ रहा आप हूँ, निकलवा लें, आपका 370 क्या के पक्ष में हैं कि नहीं आप? हम देश की तमाम उन बातों के पक्षधर हैं जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हैं। तो 370 का हटना तो हम- देश हम- की एकता हम- अखंडता हम- के लिए। हम अभी एक ही बात बोल रहे हैं कि हम उन सब बातों के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हाँ। देश की एकता, देश की अखंडता और जिसके लिए हमारे आदरणीय महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने आप को इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए बलिदान किया। उन सब बातों के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। फारूक अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हम 370 फिर से लगवाने के लिए चीन और पाकिस्तान से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, वो किसी दूसरे तीसरे देश को लेके आते हैं, उसके हम कहीं से पक्षधर नहीं अच्छा। है। अगर कोई बहुत- कोई बहुत चीज लेके धन्यवाद आना है, आपको, बहुत उनको धन्यवाद। कोई चीज लेके आना है तो वो देश के अंदर कोई बात करें, चलिए। पार्टियों के अंदर बात करें। प्रधान साहब, राजनीतिक दलों अंतिम के सवाल बात करें। आपसे, अंतिम सवाल प्रधान जी आपसे, क्या कांग्रेस वाकई कंफ्यूज है या आप कंफ्यूज कर रहे हैं 370 को लेकर? कांग्रेस का क्या स्टैंड है 370 पर? अब जैसे तारण जी तो ना हाँ बोल रहे हैं ना, मैंने उनसे करीबन 7-8 बार पूछ लिया कि 370 कश्मीर में लगना चाहिए दोबारा या नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, एक पुरानी कहावत है, ना निगला जाए और ना उगला जाए। तब 370 हट गई है तो ना इनसे निगल से बन रही ना उगल से बन रही। बहुत बढ़िया। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की तो निसंदेह कहीं ना कहीं एक कमी तो है। हाईकमान क्या निर्णय ले रहा है वो निचले स्तर पर नेताओं को पता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों के जन्मदिन बन रहे हैं और नेता नदारद हैं। कार्यकर्ता क्या करे, किसकी ओर देखे, ये मध्य प्रदेश की कहानी है, कांग्रेस की कहानी है। अब इसमें बीजेपी मज़े ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि उसका विपक्षी दल खूब मजबूत हो। यहाँ गलती कांग्रेस के नेताओं की भी है कि वो समीक्षा तो कर रहे हैं पर जो समीक्षा का निचोड़ निकल रहा है उसको लागू ही नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। राजधानी में